Hello, students. I welcome you for this new session, the next session of this series of sessions for NEET 2024. And today I'm going to tell you about how we should prepare for NEET 2024. What should be the strategy for NEET 2024? NEET 2024 के लिए हमारी strategy क्या होनी चाहिए, ये हम डिस्कस करेंगे आज। और हम ये डिस्कस करेंगे कि कैसे आप strategy बनाएं कि NEET 2024 में आपको कामयाबी मिल सके। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप सबको ये समझना पड़ेगा कि नीट 2023 का जो सिलेबस है और नीट 2024 का जो सिलेबस है उसमें काफी चेंजेस आ चुके हैं। हर एक सब्जेक्ट में कुछ ना कुछ डिलीट हुआ है। हालांकि मैं कहूंगा चेंजेस बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन स्टिल जो चेंजेस हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट चेंजेस हैं। इसीलिए उन चेंजेस को आपको समझना पड़ेगा, और इसीलिए अगर आप उन चेंजेस को समझ के तैयारी करेंगे तो आपके लिए एक अच्छी स्ट्रैटेजी आप बना पाएंगे। जैसे मैं बात करूं कुछ सब्जेक्ट्स की, आप देख सकते हैं फिजिक्स में भी, केमिस्ट्री में भी, बॉटनी और जूलॉजी में भी कई टॉपिक्स को डिलीट किया गया है, और कुछ टॉपिक्स को किसी टॉपिक के अंदर कुछ सब टॉपिक्स को ऐड किया गया है। तो अगर मैं बात करूं सब टॉपिक्स की, तो इन सब टॉपिक्स में भी जैसे आप देख सकते हैं जूलॉजी की अगर मैं बात करूं तो जूलॉजी में आप देख सकते हैं स्पेसिफिकली फ्रॉग का टॉपिक ऐड किया गया है। और फ्रॉग जो है पहले आपके सिलेबस में नहीं था। फ्रॉग वैसे तो क्लास एम्फीबिया में आता है, जिसको आप एनिमल किंगडम में पढ़ते हैं, और एनिमल किंगडम में एम्फीबिया के अंदर फ्रॉग है, टोड है, बाकी सब चीजें, लेकिन वहां पे बहुत ब्रीफ डिस्क्रिप्शन है इसका। लेकिन यहाँ पे जब आप डिटेल में फ्रॉग के सिस्टम्स करेंगे तो आपको एक कंपैरेटिव एनालिसिस भी करनी पड़ेगी कि फ्रॉग की एक कंपैरेटिव एनालिसिस ह्यूमन बींग्स के साथ, ह्यूमन फिजियोलॉजी के साथ कैसी आ रही है। तो आप देख सकते हैं कि जैसे ह्यूमन बींग्स का जैसे सिस्टम्स हैं, जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है ना, एंड ऑल दो सिस्टम्स जो कि आपके कोर्स में हैं, तो उसके हिसाब से आपको फ्रॉग के डिफरेंट सिस्टम्स को स्टडी करना पड़ेगा। सो यू नीड टू स्टडी द सिस्टम्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपको समझना पड़ेगा। तो ऑल दीज थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और आपको ये भी देखना पड़ेगा कि जैसे अगर हम बात करें एंडोक्राइन सिस्टम की, तो एंडोक्राइन सिस्टम में जूलॉजी की ही अगर हम बात करें तो एंडोक्राइन सिस्टम में कई छोटे छोटे टॉपिक्स जो पहले नहीं थे उनको जोड़ा गया है, और कई डिजीजेस और उनके सिम्टम्स और उनकी जो ट्रीटमेंट का तरीका है, या कैसे उनको हम थेराप्यूटिक पर्पस उनका कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं, उनके बारे में एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन आपके सिलेबस में अब आ गया है। तो इनके बारे में भी हमें पढ़ना पड़ेगा। तो इसके अलावा अगर हम देखें तो और कुछ चीज़ें हैं जिनको डिलीट किया गया है। जैसे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन वाला जो चैप्टर था, ये नीट 2023 तक बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करता था और ह्यूमन फिजियोलॉजी का पहला चैप्टर था। लेकिन अब ये चैप्टर नीट 2024 के सिलेबस में नहीं है। तो दिस चैप्टर हैज़ बीन कंप्लीटली डिलीटेड। तो इस चैप्टर पे अपनी एनर्जी लगाने का कोई फायदा नहीं है, इस पे बिल्कुल भी आप फोकस ना करें, इसको आप स्किप कर सकते हैं। इसके अलावा और भी कई चैप्टर्स हैं जहाँ पे आप देखेंगे कुछ छोटे मोटे एडिशंस हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा एडिशंस ज़्यादातर चैप्टर्स में नहीं है। तो मेजरली जो है, जो लगभग 38 चैप्टर्स हुआ करते थे, उनकी जगह अब लगभग 35 चैप्टर्स के करीब हो गया है मामला। लेकिन कुछ चैप्टर्स में कहीं कहीं पे एडिशंस हैं जो कि आपको मैंने बताए और प्रोमिनेंटली जो आपको देखने हैं। इसके अलावा बॉटनी में भी कुछ छोटे मोटे चेंजेस हैं जिनको आपको समझना पड़ेगा, और उन चेंजेस के हिसाब से आपको अपनी स्ट्रैटेजी को धार देना पड़ेगा। Now, talking about physics and chemistry, again, there are certain chapters which have been modified, but physics और chemistry में जो modification है वो उतना ज़्यादा नहीं है जितना कि biology वाले component में है, जैसे कि botany and zoology वाले component में। तो अब हम देखते हैं कि सबसे पहली चीज़ आपकी strategy में आपको देखना पड़ेगा कि new syllabus क्या है, क्या चेंजेस हुए हैं, कौन से टॉपिक्स डिलीट हुए हैं, कौन से टॉपिक्स में कुछ छोटे छोटे एडिशंस हुए हैं। उन चीज़ों को देखते हुए आप अपनी तैयारी शुरू करें। सो दैट शुड बी द फर्स्ट पॉइंट फॉर योर स्ट्रेटजी फॉर नीट 2024। इसके बाद जो आपका सेकेंड पॉइंट होना चाहिए, सो विल कम टू द सेकेंड पेज। इसके बाद जो आपका सेकेंड पॉइंट होना चाहिए वो ये कि कैसे कम से कम टाइम में आप पूरे टॉपिक्स को रिवाइज कर सकें। आई होप अब तक आप सब बच्चों ने सिलेबस जरूर खत्म कर लिया होगा। कई बच्चों ने एक बार किया होगा, कई बच्चों ने एक बार सिलेबस खत्म करने के बाद दे मस्ट हैव रिवाइज्ड एटलीस्ट वंस। और
दो तरह के स्टूडेंट्स हैं हमारे पास जो कि इस बार नीट 2024 दे रहे हैं। आपको पता है across the country we have two types of students जो कि were giving the NEET 2024 exams, and अगर मैं उनकी बात करूं तो उनमें कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि 12th में हैं, they are giving their board exams right now, and कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि आपके जो है ड्रॉपर बैच में हैं, जो कि 1 साल का जिन्होंने ड्रॉप लिया हुआ है। तो ड्रॉपर बैच के लिए काफ़ी आसान होगा अभी, क्योंकि अभी उनका रिवीजन भी चालू होगा। उनको बोर्ड एग्जाम्स की वजह से कुछ भी हल्का फुल्का जो डिस्टर्बेंस है वो नहीं आने वाला है। बट जो 12th के स्टूडेंट्स हैं उनका चूंकि अभी बोर्ड एग्जाम्स आर ऑन गोइंग, दैट्स व्हाई दे आर गोइंग टू फेस सम डिस्टर्बेंस इन द शेड्यूल, एंड डेफिनेटली आफ्टर द बोर्ड एग्जाम्स दे कैन कॉन्सेंट्रेट फुली ऑन द रिविजन पार्ट। सो दोनों ही केसेस में देखिए, ड्रॉपर बैच के पास तो अभी टाइम है, तो ड्रॉपर बैच को पूरा कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए रिविजन पे और क्वेश्चन सॉल्विंग पे। तो आपकी जो सेकंड एबिलिटी, जो सेकंड स्ट्रेटेजी का जो सेकंड पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट यू सॉ दैट यू शुड डू इट एज पर द न्यू सिलेबस, स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू द न्यू सिलेबस। तो सबसे पहले तो न्यू सिलेबस के बारे में आपको पता होना चाहिए और स्ट्रिक्टली आपको न्यू सिलेबस के हिसाब से करना है। सेकंड पॉइंट ये है कि आप रिविजन करें, लेकिन रिविजन के दौरान आपको कुछ चीजें ध्यान में रखनी है। रिविजन एंड डाउट क्लियरिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप जहां से भी, जो भी टीचर्स हैं जो आपको गाइड कर रहे हैं, जो भी इंस्टीट्यूट्स हैं जहां पे आप गाइडेंस ले रहे हैं, उनसे जाके आप हेल्प लें और जो भी आपके डाउट्स हैं उनको क्लियर करें, क्योंकि यही राइट मौका है। दिस इज द राइट opportunity, this is the right moment where you can get your doubts cleared and you can practice the concepts related to those doubts. तो रिवीजन से आपको ये पता चल जाएगा कि आपका कौन सा टॉपिक अच्छा खासा स्ट्रांग है और कौन सा टॉपिक उतना स्ट्रांग नहीं है। जो टॉपिक उतना स्ट्रांग नहीं है उस टॉपिक से रिलेटेड डाउट्स पे फोकस करें और उन टॉपिक्स को और रिवाइज करें और टीचर्स के साथ बैठ के उनके प्रॉब्लम्स डिस्कस करें। सो नेक्स्ट आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए प्रॉब्लम डिस्कशन। प्रॉब्लम डिस्कशन में आप क्या करेंगे कि आप अपने प्रॉब्लम्स को डिस्कस करें, कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। देखिए, डाउट क्लियरिंग तो है, आपने डाउट्स क्लियर करा लिए, लेकिन उसके बाद भी जब डाउट क्लियर हो जाते हैं उसके बाद भी जब आप पढ़ने बैठते हैं तो आपको कई तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं। अलग अलग सब्जेक्ट्स में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बॉटनी में, जूलॉजी में अलग अलग टाइप्स की प्रॉब्लम्स आती हैं। इन प्रॉब्लम्स को आपको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और ये देखना पड़ेगा कि इन प्रॉब्लम्स को खत्म कैसे करें, हाउ टू गेट रिड ऑफ दोज प्रॉब्लम्स। नाउ व्हेन यू स्टार्ट लुकिंग फॉर दोज सॉल्यूशंस टू दोज प्रॉब्लम्स, कई बार ऐसा होता है जब आपको लगता है यार मैं कोशिश तो कर रहा हूं बट आई एम नॉट एबल टू डू इट, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट बट आई एम नॉट एबल टू डू इट। तो उस समय आपको एक टीचर की, एक एक्सपीरियंस पर्सन की जरूरत पड़ेगी जो कि आपको गाइड कर सकता है कि भाई इस चीज को इस तरीके से कर लो और टाइम भी बच जाए। एक खास बात जो आपको और देखनी पड़ेगी वो ये कि प्रॉब्लम सॉल्विंग जैसे जैसे आपकी होती जाए वैसे वैसे आपको क्वेश्चंस पे मूव करना पड़ेगा। क्वेश्चंस पे मूव करना पड़ेगा मतलब यू नीड टू मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन प्रैक्टिस। क्वेश्चन प्रैक्टिस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ज्यादातर बच्चों ने थ्योरी तो अच्छी की होती है अब तक, बट अभी तक उन्होंने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस शुरू नहीं की होती है। तो क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। आपको देखना पड़ेगा, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट प्रैक्टिस ऑफ क्वेश्चंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो यू हैव टू इंश्योर दैट डेली आप कम से कम फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बॉटनी हो, जूलॉजी हो, कम से कम उसके एक सेट ऑफ क्वेश्चंस देख लें। हर दिन आप उसके कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस जरूर प्रैक्टिस करें और हो सके तो एटलीस्ट 50 क्वेश्चंस। और अगर अच्छी तरह आप कर पा रहे हैं तो इस समय बखूबी अगर आप करना चाह रहे हैं तो यू शुड प्रैक्टिस एटलीस्ट 100 क्वेश्चंस ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी एंड जूलॉजी एवरी डे। क्योंकि अभी तक आपका सिलेबस खत्म हो चुका है, एक बार रिवीजन हो चुका होता है, तो इतना तो आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। और इस समय ये इंश्योर करना चाहिए कि अगर कोई टॉपिक आपको बिल्कुल नहीं आ रहा है या बहुत ज्यादा आपको डर लगता है उस टॉपिक से, तो उस टॉपिक को आप अभी पकड़ें एंड लॉक द बुल बाय हॉर्न्स। उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी करें और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए अपने जो आपके जो एक्सपीरियंस्ड काउंसलर्स हैं, आपके जो एक्सपीरियंस टीचर्स हैं, उनकी मदद जरूर लें। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप इन चीज़ों को ढंग से करें। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब क्वेश्चंस प्रैक्टिस आप करेंगे तो आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस के साथ साथ ये पता चल जाएगा कि कौन सा पोर्शन आपका सही चल रहा है और कौन से पोर्शन में अभी और मेहनत की जरूरत है। जिस पोर्शन में मेहनत की जरूरत है उस पोर्शन में आपको क्या करना पड़ेगा, एक
छोटा सा ब्रशअप वाला पोर्शन तैयार करना पड़ेगा। जहां और मेहनत की जरूरत है वहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, ब्रशिंग अप। तो ये ब्रशिंग अप आपको करना पड़ेगा। तो ब्रशिंग अप ऑफ वीक टॉपिक्स, तो उन टॉपिक्स को जिन टॉपिक्स पे आपकी उतनी कमांड नहीं है, जिन टॉपिक्स में आपको लगता है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल उतना नहीं है और आपको कहीं ना कहीं एक डर सा फील होता है, या आपको लगता है कि आप 100% श्योर नहीं हैं, या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं आप उतना अच्छी तरह उन टॉपिक्स को कवर नहीं कर पा रहे हैं, उन टॉपिक्स को लेके आपको बैठना पड़ेगा। अपने टीचर्स के साथ, अपने काउंसलर्स के साथ आपको बैठना पड़ेगा और उनके साथ बैठ के ही आप उन चीज़ों को कर पाएंगे। तो इसकी जो ज़रूरत है वो अभी है। दिस इज़ द राइट टाइम टू डू इट। और इस समय आपकी ये सारी चीज़ें चलती रहनी चाहिए। इसके अलावा आई होप इट इज क्लियर। यहाँ तक का अगर आपको क्लियर है कॉन्सेप्ट, यहाँ तक का अगर आपको चीज़ें समझ में आ गई हैं, तो हम आगे की स्ट्रेटजीज पे बात कर लें, क्योंकि ये सारी स्ट्रेटजीज फॉलो करने के बाद ही नीट 2024 तक आप पहुंच, और नीट 2024 तक पहुंचना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, नीट 2024 को क्लियर करना भी। क्लियर करने के बाद ही यू कैन बिकम अ डॉक्टर। इसीलिए जो ड्रीम आपने देखा है उसको पूरा करने के लिए ये स्ट्रेटजी जो मैं बनवा रहा हूँ, दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलें आगे। So let's move towards the next one. तो अब तो आपने देखिए, अभी आपने ब्रशिंग अप भी कर लिया, आपने जो आपके वीक टॉपिक्स थे उनको भी ब्रश अप किया, आपने देख लिया कि आपके क्या डाउट्स हैं, उन डाउट्स को भी देखा आपने रेगुलर क्वेश्चन प्रैक्टिस शुरू कर दी है। ब्रशिंग अप करने के बाद अब आपको जो एक पॉइंट और फोकस करना है वो है आपका छठा पॉइंट, एंड द सिक्स्थ पॉइंट इज, ध्यान से देखिएगा, सिक्स्थ पॉइंट जो है आपका वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले अगर जिन बच्चों ने पहले नहीं देखा वो जरा ध्यान से, चाहे तो आप गो बैक टू द प्रीवियस वन ऑल्सो, और ये पांचों पॉइंट्स आप जरूर देख लें। पहला, न्यू सिलेबस को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। दूसरा, रिविजन एंड डाउट क्लियरिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा, प्रॉब्लम जो है उनकी डिस्कशंस चालू रहनी चाहिए। क्वेश्चन का प्रैक्टिस रेगुलर होना चाहिए, और ब्रशिंग अप ऑफ वीक टॉपिक्स, ये बहुत जरूरी है। तो चलते हैं आगे, लेट्स प्रोसीड टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन। तो अब अगला जो आपका है सिक्स्थ पॉइंट, वो होना चाहिए, क्या होना चाहिए कि जो आपने अब ब्रशिंग अप भी कर रहे हो, आप वीक टॉपिक्स का प्रैक्टिस आपकी चली रही है, तो उसके साथ साथ अब आपको जब आपके कॉन्सेप्ट्स, आपको लगता है कि कॉन्सेप्ट्स पे आपकी पकड़ काफी हद तक बन गई है, तो अब आपको देखना पड़ेगा कि आप एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के दौरान ही, एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन के दौरान ही जितने क्वेश्चंस स्टिपुलेटेड हैं उतने क्वेश्चंस खत्म कर पा रहे हैं कि नहीं। तो अगला है टाइम मैनेजमेंट, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस विथ टाइम मैनेजमेंट। उसके बाद आपको ये देखना पड़ेगा, क्योंकि अब आपने अपने जो वीक टॉपिक्स हैं उनको भी ब्रश अप कर लिया है, तो अब आप इसको ध्यान से कर पाएंगे। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस विथ टाइम मैनेजमेंट। क्वेश्चन प्रैक्टिस विथ टाइम मैनेजमेंट अगर हम बात करें, तो टाइम मैनेजमेंट का मतलब ये होता है कि यू हैव टू इंश्योर दैट एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के दौरान जितना कि एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को आप दे सकते हो, उतने के दौरान ही आप उसके सारे क्वेश्चंस एक्यूरेटली और प्रिसाइजली विथ करेक्टनेस आप सॉल्व कर पाओ। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। खासकर मैं आपको बताना चाहूंगा कि आमतौर पे नीट के स्टूडेंट्स में क्या होता है कि पहले आप जूलॉजी या बॉटनी वाला पोर्शन स्टार्ट करते हो, और कुछ बच्चे बॉटनी वाला पोर्शन स्टार्ट करते हैं, कुछ बच्चे जूलॉजी वाला पोर्शन स्टार्ट करते हैं। सो व्हेन यू स्टार्ट जूलॉजी का पोर्शन और व्हेन यू स्टार्ट विद बॉटनी, तो आपका ध्यान ये होना चाहिए कि 60 मिनट्स में, 60 मिनट्स के अंदर आपको बॉटनी के 45 और जूलॉजी के 45 क्वेश्चंस कर लेने हैं विथ फुल एक्यूरेसी। 45 questions of botany and 45 questions of zoology, ये आपको 60 मिनट्स के अंदर। प्रोफेसर एग्जाम तो 3 आवर्स का होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन पहले 1 घंटे में ही आपको ये 90 क्वेश्चंस करने होंगे। और अगर इनमें से कोई क्वेश्चन आपको लग रहा है कि बिल्कुल ऐसा है जो बिल्कुल ही आपको नहीं आता और बिल्कुल ही रैंडम तुक्का होने वाला है, तो वो क्वेश्चन आप छोड़ दें। आपको साथ साथ नेगेटिव मार्किंग का भी ध्यान रखना, यहीं से शुरू करना पड़ेगा। लेकिन पूरी तरह नेगेटिव मार्किंग को आप यहाँ पे ध्यान नहीं रख सकते, उसके लिए आगे भी एक पॉइंट आएगा, वो मैं कराऊंगा अभी। लेकिन फिलहाल आप ये जरूर ध्यान में रखें कि 90 क्वेश्चंस यानी 45 क्वेश्चंस ऑफ बॉटनी एंड 45 क्वेश्चंस ऑफ जूलॉजी यू हैव टू कवर विद इन द दिस स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड ऑफ 1 आवर। इसके बाद नेक्स्ट में क्या होगा, नेक्स्ट में ध्यान से देखिए,
नेक्स्ट 50 मिनट्स में आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि आप केमिस्ट्री के 45 क्वेश्चंस को कवर कर पाए। तो इट शुड बी लाइक दिस दैट 50 मिनट्स में आपको कवर करना है 45 क्वेश्चंस ऑफ केमिस्ट्री। नाउ हियर दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसको करने के लिए आपको स्ट्रेटजी तो अभी से लगानी पड़ेगी, क्योंकि अभी से आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस उस हिसाब से करना पड़ेगा कि आप इस टाइम फ्रेम के अंदर चीजों को ला पाए, बॉटनी और जूलॉजी में भी और केमिस्ट्री में भी। और फिजिक्स के 45 क्वेश्चंस को आपको खत्म करने के लिए एग्जाम में जो टाइम मिलेगा वो मिलता है लगभग 1 आवर। दिस इज फॉर फिजिक्स 45 क्वेश्चंस। तो आपका एम ये होना चाहिए कि ये 45 क्वेश्चंस आप जो है फिजिक्स के लास्ट 1 आवर में कर पाओ, क्योंकि फिजिक्स में खासकर मैकेनिक्स वाला जो पोर्शन है वो आपका टाइम लेगा, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मैग्नेटिज्म वगैरह के क्वेश्चन ऑब्वियसली आप थोड़ा फास्ट करोगे, लेकिन ऑप्टिक्स, ग्रेविटेशन, इन सब में टाइम थोड़ा बहुत लगेगा। तो इसीलिए फिजिक्स में चूंकि नीट के स्टूडेंट्स को सबसे ज्यादा डर भी फिजिक्स से ही लगता है, तो इसीलिए आपको ये कवर करना पड़ेगा। तो बचे 10 मिनट के करीब। तो लास्ट का 10 मिनट जो है वो आपको चाहिए ही चाहिए एज अ बफर टाइम, ताकि आप कुछ जो टफ क्वेश्चंस थे जो आप अटेम्प्ट नहीं कर पाए थे आप उनको देख पाए, या कई बार आप एग्जाम हॉल में थोड़ा लेट पहुंचे तो उस समय OMR शीट भरने में भी टाइम लग जाता है, कुछ डिटेल्स भरने में टाइम लग जाता है, तो ये 10 मिनट्स आपको बफर टाइम के हिसाब से रखना पड़ता है। तो इस तरीके से आपको पेपर अगर ढंग से खत्म करना है तो उसके लिए प्रैक्टिस जो है, अभी की जो स्ट्रेटेजी आपकी बन रही है उसी के हिसाब से अभी से इस लेवल पे लाना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस उसी हिसाब से करना पड़ेगा कि आप धीरे धीरे करके अभी से प्रैक्टिस करें। जब आप अपने वीक टॉपिक्स को रिवाइज कर लेंगे, ब्रश अप कर लेंगे, तो उसके बाद डाउट आप क्लियर पहले ही कर चुके हैं, तो उसके बाद आपके लिए ऑप्शन होता है कि आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस शुरू करें विथ टाइम मैनेजमेंट। तो टाइम मैनेजमेंट आपको यहीं से करना पड़ेगा, और इसके बाद जो अगला स्टेप आता है दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गो टू द नेक्स्ट वन। ओके, तो अब हम जब नेक्स्ट ले जाते हैं तो नेक्स्ट पे हमारा ध्यान क्या होता है कि अपने मन को समझाना कि भाई जो हमें, देखिए यू ऑलरेडी नो कि जब आप प्रैक्टिस भी करोगे अभी तो आपके पास 4 चॉइसेस ही होंगी। 4 चॉइसेस में एक तो एग्जैक्ट आंसर है, लेकिन एक कंफ्यूजा होता है। लेकिन अगर कुछ टफ क्वेश्चंस हैं तो उनमें जनरली क्या होता है, उसमें 2 या 3 कंफ्यूजा होते हैं। कंफ्यूजा इज वेरी मच क्लोज टू द आंसर, बट कंफ्यूजा इज नॉट द आंसर। वो सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन आप कंफ्यूज हो जाते हैं और आप गलत मार्क कर देते हैं और आपका आंसर गलत हो जाता है। तो इसीलिए आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। 7th पॉइंट जो है अपनी स्ट्रेटेजी का, वो हमारा क्या होना चाहिए कि आप उन क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई करें जहां पे आप पूरी तरह श्योर नहीं है। अगर आप पूरी तरह श्योर नहीं है या आपको लग रहा है कि आपने टर्म कभी सुना नहीं, एक तरीका तो है आप एलिमिनेशन करके निकाल लें कि आपको पता चल जाए कि भाई बी नहीं है, सी नहीं है, ए नहीं है, तो डी आंसर ही होगा, ये सही है, दिस इज करेक्ट। लेकिन रैंडम तुक्का आप ना करें। आपको अगर बिल्कुल ना पता हो और आप एलिमिनेशन करके भी अगर आंसर तक ना पहुंच पा रहे हो तो आप रैंडम तुक्का ना लगाएं। और यहां पे आपको समझना पड़ेगा टू अवॉइड नेगेटिव मार्किंग, इसकी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। अभी जब आप क्वेश्चंस करेंगे टाइम मैनेजमेंट के साथ साथ, या टाइम मैनेजमेंट जब आप सीख जाएंगे तो उसके बाद आप एक राउंड प्रैक्टिस जब करें तो ये जरूर रखें कि टाइम मैनेजमेंट कंटिन्यू रहे, उसी टाइम मैनेजमेंट के अंदर आप क्वेश्चंस को करें, लेकिन नेगेटिव मार्किंग आप, this is what is required from you and this is what is expected from a person who is going to sit for NEET 2020। इसके अलावा ये तो हो गई सब्जेक्ट से रिलेटेड चीजें। इसके अलावा आपको कुछ चीजें ध्यान रखनी पड़ेंगी जो जनरल चीजें हैं, जैसे कि आपको अभी से अपने आप को पॉजिटिव रखना पड़ेगा। तो यू नीड टू मेंटेन द पॉजिटिविटी। थोड़ा सा हो सके तो कंसंट्रेट करने के लिए मेडिटेशन वगैरह शुरू करें। 5 मिनट करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। 5 मिनट्स इज मोर देन इनफ। यू कैन स्टार्ट प्रेइंग। 5 मिनट प्रे करने के लिए टाइम निकालिए, ठीक है। 5 मिनट के लिए मेडिटेशन जरूर करिए। इससे क्या होगा, आपकी कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगी एंड पॉजिटिविटी मेंटेन रखिए। पॉजिटिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर इस टाइम पे आप नेगेटिव हुए तो नीट 2024 हाथ से निकल जाएगा। क्योंकि कई बच्चे क्या करते हैं, दे प्रिपेयर वेल, दे हैव ऑल द नॉलेज एंड ऑल, बट एंड टाइम पे मामला खराब हो जाता है, क्योंकि एंड टाइम पे वो अपना कॉन्फिडेंस बना के नहीं रख पाते हैं। दूसरा, इस टाइम पे आपको एक और चीज इंश्योर करनी पड़ेगी कि डू नॉट वेस्ट योर टाइम इन टेलीविजन या मोबाइल। आजकल जो ज्यादा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि मोबाइल्स पे आप लोग काफी टाइम वेस्ट करते हैं। मोबाइल्स को दूर कर दें, मोबाइल्स को डिस्टर्बिंग एलिमेंट ना बनने दें। खासकर अब
जितना टाइम गया सो गया, लेकिन अब जो ये हमारे पास कुछ टाइम है, इसमें मोबाइल्स को दूर कर दें, व्हाट्सएप दूर कर दें, बिल्कुल फेसबुक दूर कर दें, इंस्टाग्राम दूर कर दें। अब सिर्फ नीट 2024 ही आपका टारगेट होना चाहिए। नीट 2024 शुड बी योर। तो दिस इज द थिंग। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपका फोकस होना चाहिए। तो योर फोकस शुड बी व्हाट? ओनली ऑन वन थिंग, जस्ट लाइक अर्जुना, एंड दैट इज नीट 2020। तो आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ नीट 2024 पे होना चाहिए। तो डेफिनेटली आप इसको जरूर क्रैक। तो ये स्ट्रेटेजी अगर आप अपनाते हैं बच्चों, तो डेफिनेटली यू कैन टर्न आउट टू बी अ विनर in this NEET 2024 exam. And this strategy has to be followed not only in terms of words, but also in terms of behavior and in terms of, like a follower who is following it, not only in terms of words, but also in terms of behavior as well as in terms of the psychological aspect. इसीलिए इस तरीके से अगर आप करेंगे तो definitely you are going to be a winner, and we all want that you all should be a winner in NEET 2024. Let's hope for the best. आगे की कुछ एपिसोड्स में, आगे की कुछ क्लासेस में we are going to discuss the things topic wise, or topic wise we are going to discuss about various topics in zoology as well as in botany as well as in physics and chemistry. So we would be discussing that. Our subject experts would be discussing, I would be discussing few of them, and some others would be discussing in few of them. So definitely we will be coming with more and more good things for you, more and more important things for NEET 2024. Keep on watching. Thank you.